हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही परिवार रविन की पाठशाला पर। जितने भी लोग बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं सभी को पता होना चाहिए कि आपका एग्जाम डेट निकल चुका है 24 सितंबर से। तो हो ना हो कि आपका एग्जाम 24 से ही हो जाए, किसी का कोई गारंटी नहीं कि किसका 24 का होगा, किसका 24 के बाद होगा। तो एक टारगेट है कि 24 से एग्जाम है, तो 24 से पहले ही आपको तैयारी करके रेडी रहना है। तो अब जो तैयारी में काफी कम समय बचा है, इसके लिए आपको हम क्या बताएं कि आपको लगातार प्रैक्टिस वर्क करना है। प्रैक्टिस वर्क यानी कि प्रैक्टिस सेट, मॉडल प्रैक्टिस सेट 25 किरण पब्लिकेशन का मेरे साथ कीजिए। मैथ साइंस सुबह सर जी आपको साइंस कराएंगे और प्रीवियस ईयर भी मैथ साइंस कीजिए। 50 कर लेंगे ना तो 100% चांस है कि आपका रिजल्ट निकल जाएगा। सिर्फ फिजिकल का टेंशन आप रखिए। तो इस सेशन में यानी कि इस प्रैक्टिस सेट में मैं आपको सिर्फ मैथ कराऊंगा। सुबह सर जी आज नहीं करा पाएंगे, सुबह सर जी कल से कराएंगे। बाकी ये सेट का ही सर कराएंगे लेकिन दूसरे दिन कराएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं मैथमेटिक्स के प्रश्न से, यानी कि प्रश्न संख्या 91 से, क्योंकि मॉडल प्रैक्टिस सेट में 91 से मैथमेटिक्स स्टार्ट होता है। तो प्रश्न संख्या 91 में दिया गया है 3 से अभाज्य 8 सबसे छोटी समप्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। 3 से अभाज्य, यहां अगर लिखा हुआ होता ना कि 3 से भाज्य 8 सबसे छोटी समप्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, मतलब 3 से भाग लगने वाला आपको सम संख्या चाहिए। लेकिन यहाँ उल्टा लिखा है 3 से अभाज्य, मतलब सम संख्या तो लिखना है 8, सबसे छोटी शुरुआत से लिखना है, लेकिन 3 से भाग नहीं लगना चाहिए, ये इसका मतलब है। और 8 संख्या लिख रहे हैं, 8 समप्राकृत संख्या। तो सबसे पहला जो समप्राकृत संख्या होगा वह 2 होगा, जो कि 3 से भाग नहीं लगेगा। अगला जो होगा वह 4 होगा, जो कि 3 से ना लगे। 3 से ना लगने वाला को लिखिए, 2 4 6 नहीं लिख सकते हैं, अगला 8 लिखिएगा। 6 तो 3 से लग जाएगा ना, 3 से भाज्य है वो, हमको 3 से भाज्य चाहिए। 2 4 8, अगला लिखिएगा 10, 10 के बाद लिखिएगा 12 नहीं, 12 नहीं लिख सकते हैं, 12 लग जाएगा 3 से। 14, 14 के बाद 16, 16 के बाद 18, 18 नहीं, 20, 20 के बाद लिखेंगे 22 और 8 लिखना है, मात्र 8 समप्राकृत संख्या। गिनती करके देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पे एवरेज निकालना है, तो सबको पता है कि एवरेज निकालने के लिए सबको आपस में जोड़ देंगे और जोड़ के यह जितना संख्या है उससे क्या कर देंगे, डिवाइड। अभी सबको जोड़िएगा तो कितना आएगा, जोड़ के एक बार जोड़ लीजिए। तो 2 4 6 8 14 10 24, 24 4 28 10 38 6 44 10 54, 54 अभी 74 2 76 20 96, यानी कि जोड़ के आएगा 96 और डिवाइड कर देंगे 8 से, मतलब 96 डिवाइड 8 यही आपका औसत होगा। काटने के बाद यह 12 देगा, जो कि ऑप्शन 4 में दिया गया। उम्मीद है बात समझ में आ गया होगा, किसी प्रकार की दिक्कत ना होगा इतने बेहतर से समझाने के बाद। अब बढ़ते हैं डियर अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न में लिखा गया है अगर एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0 के मूलों का बीच का अंतर 2 है, तो पी और क्यू के बीच क्या संबंध होगा। अगर इसको आप तरीका से बनाएंगे ना तो काफी लेंदी चला जाएगा, या बुक के मेथड से बोलिए तो, जिसको हम आपको शॉर्टकट तरीका से बताते हैं। एक मान के मान को उसी मान से ये प्रश्न बन जाएगा और वेरीफाई ऑप्शन को आप करेंगे और आंसर आपके सामने रहेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको दिया गया समीकरण है एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू। ये दिया गया समीकरण है एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0, और इसका 2 मूल है, और वह दोनों मूल के बीच का अंतर कितना है डियर, 2 है। अच्छा यह मान लेते हैं कि इसका जो मूल है ना, इसका मूल एक अल्फा होगा और एक बीटा होगा सपोज, और अपना मन से कोई ऐसा मूल मान लीजिए जिसका अंतर 2 होना चाहिए। कुछ भी आप मान सकते हैं जो आपको मन करे। तो आप एक 3 मान लीजिए और 1 मान लीजिए, 3 में से घटेगा तो 2, मूलों का अंतर 2 हो गया। लेकिन यहाँ पे ये मूलों का अंतर तो यहाँ 3 और 1 नहीं निकलेगा। जब 3 और 1 मूलों का अंतर होगा, यानी कि अल्फा बीटा अगर 3 और 1 निकलेगा, लेकिन जब यहाँ पे 3 और 1 अल्फा बीटा का मान होगा तो यहाँ पे समीकरण भी चेंज हो जाएगा। तो समीकरण क्या होगा, तो आप सभी को पता है कि जब अल्फा 3 निकला होगा, इसका मतलब यह क्या रहा होगा, x माइनस 3, तब ने प्लस में 3 दिया होगा। 1 अगर प्लस में निकला होगा, इसका मतलब यह x माइनस 1 रहा होगा। अब ये दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यह एक समीकरण देगा, यानी कि x माइनस 3
इंटू एक्स माइनस वन, इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे एक्स का एक्स से मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, माइनस 3 और माइनस वन यानी कि -4x, 3 एकम 3 यानी कि +3। ये ऐसा एक समीकरण है, ये ऐसा एक समीकरण है जिसका अल्फा जो है 3 आएगा और बीटा 1 आएगा, और अंतर देखिए अल्फा माइनस बीटा का 2 आ रहा है, तो इसके बराबर यह समीकरण हो जाएगा। तो इसके बराबर होने का मतलब कि एक्स स्क्वायर के जगह पे एक्स स्क्वायर -4x और प्लस में लिखेगा 3 बराबर क्या 0। यहां से आपको एक चीज नजर आ रहा होगा कि जो p का मान है वह कितना है 4 है, q का मान कितना है 3 है। अब यहाँ पे जो भी ऑप्शन दिया गया है उस ऑप्शन में p और q का मान ही खोज रहा है। p और q का मान रखिए, जहां पे यह बराबर हो जाएगा समझिए कि वह सही है, यानी कि ऑप्शन से चेक करना पड़ेगा। जब आप ऑप्शन से चेक करेंगे और वह प्रश्न ऑप्शन से बनाने में ज्यादा बेटर है, तो हमेशा आप शुरुआत कीजिए ऑप्शन डी से चेक करने का। ऑप्शन ए से भी चेक करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऑप्शन डी से करेंगे तो जो ऑप्शन से प्रश्न बनता है उसका ज्यादातर चांस रहता है कि उसका ऑप्शन या तो सी या डी सही होने की संभावना रहता है। अगर ऊपर से आप चेक करेंगे तो यहाँ तक आने में जो समय लगेगा वो ज्यादा व्यर्थ हो जाएगा। यहाँ से करेंगे तो यहाँ होगा तो पहली बार ही मिल जाएगा, यहाँ होगा तो दूसरी बार ही मिल जाएगा। करके देखते हैं। अगर हम ऑप्शन डी करेक्ट मान लेते हैं कि ये सही जवाब है, अगर ये सही जवाब है तो पी स्क्वायर, तो पी का मान यहाँ पे कितना है 4, मतलब 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 बराबर 4 गुने q + 1, q का मान कितना है 3, 3 + 1 4, तो 4 गुने 4। क्या यह बराबर है? बिल्कुल बराबर है, यानी कि यह करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। लेकिन बोलेगा कि सर जी आगे अगर गलती है तो बताइए गलती है कैसे? तो गलती इस प्रकार से है, इसमें p बराबर 4 × q + 1 है, तो p का मान कितना 4, तो 4 बराबर 4 गुने q + 1 4 होता है। क्या यह बराबर है? नहीं बराबर है, तो यह गलत हो गया। इसी प्रकार से जब इसको चेक कीजिएगा तो 4 का स्क्वायर 16 बराबर यह 4, कभी बराबर नहीं हुआ, गलत हो गया, ये भी गलत हो जाएगा। इस प्रकार से चेक करेंगे और चुटकी में आप आंसर ला पाएंगे, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन 4। तो उम्मीद है कि बात समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अब डियर अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न में दिया गया है x किसी काम का 1/2 भाग 8 दिनों में कर देता है, और काम का 30% भाग जो है y 50 दिनों में कर सकता है, और z जो है काम का 1/4 भाग 20 दिनों में कर सकता है। कौन अंत में काम पूरा करेगा? तो सबसे पहला काम इसमें यह निकालना है कि x अगर 1/2 भाग यानी कि आधा काम 8 दिन में करता है तो पूरा काम कितना दिन में करेगा? यदि आपसे हम पूछे कि कोई काम है उसका आधा काम आप 8 दिन में करते हैं तो पूरा काम कितना दिन में होगा? 8 का दुगना, ठीक है, आधा और आधा 2 दिन करने जाएंगे तो 8 दूना 16 दिन। ये 16 कहां से आएगा? तो ऐसे मल्टीप्लाई कर लेते 8 दूना 16, यानी x जो काम करेगा समापत वह 16 दिन लेगा समापत। अब देखिए y के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है कि y जो है 30% काम को 50 दिन में, y के बारे में इंफॉर्मेशन है कि 30% काम करेगा ना तो यह दिन लेगा कितना 50 दिन। काम जो भी होगा वह अपने आप में कितना होगा 100% होगा, यानी कि 100% यदि वह काम करता तो 50/30 गुने 100, परसेंट से परसेंट तो ऐसे ही उड़ जाएगा, यहां से 0 0 बढ़ा दीजिएगा तो यह कितना देगा 500/3, यानी कि y जो समय लेगा उस काम को समाप्त करने में वह लेगा डियर 500/3 दिन। उसके बाद z के बारे में बताया गया है कि z जो है काम का 1/4 भाग 20 दिन में, 4 गुने 20 80, यानी कि z जो समय लेगा वह कितना दिन लेगा 80 दिन। तो पूछा यही गया है कि कौन अंत में काम पूरा करेगा, यानी कि अंत में वही काम पूरा करेगा जिसको अधिक दिन लगेगा काम करने में। तो यहाँ पे अगर देखिएगा तो यह 16 दिन ले रहा है काम करने में। 500/3 को जब डिवाइड करेंगे तो 3 एकम 3, 3 छक 18, 3 छक 18, ये इतना दिन लेगा कौन y, 166 दिन लगभग 67 भी मान सकते हैं, और z जो लेगा वह 80 दिन लेगा। तो सोचिए, और ये 16 दिन ले रहा है, तो सबसे अंत में तो वही काम पूरा करेगा ना जो ज्यादा समय लेगा। तो सबसे अधिक समय कौन ले रहा है? y ले रहा है उस काम को करने में, यानी कि अंत में काम पूरा करेगा तो वह y करेगा। ऑप्शन 1 करेक्ट। उम्मीद है कि बात समझ में आ गया होगा, किसी भी प्रकार की दिक्कत ना होगा। 10 में 10 चाहिए, लगातार प्रैक्टिस कीजिए।
और साइंस में 30 चाहिए तो लगातार साइंस का भी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक ना। नेक्स्ट अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने 94 क्या लिखा गया है, यदि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल अल्फा और बीटा है तो आपको बताना है अल्फा स्क्वायर बटे में बीटा प्लस में बीटा स्क्वायर बटे में अल्फा, इसका मान क्या होगा। और ऑप्शन में एबीसी में दिया गया है। तो जब ऐसा प्रश्न आपके सामने आ जाए तो आपको क्या करना है, अगर आप चलेंगे विधि से, यदि आप चलेंगे किताबी विधि से ना तो काफी लेंदी हो जाएगा, 2-3 पन्ना लग जाएगा और आपका 1 नंबर छूट जाएगा, नहीं 10 नंबर ये लेके चला जाएगा, मतलब सब समय इसमें लग जाएगा। तो इसका शॉर्टकट तरीका भी हम पिछला प्रैक्टिस सेट में बता दिए हैं और इस प्रैक्टिस सेट में भी आ गया तो इसका भी हम शॉर्टकट तरीका ही बताते हैं करने का। देखिए करते क्या है, जो दिया गया है इक्वेशन दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये बराबर है कितना 0। ये बराबर जब 0 है, हाँ, तो यहां से क्या करना है आपको कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 लिख लिए। उसके बाद आपको एक ऐसा कोई इक्वेशन मानना है जो इसके लेवल का हो। तो कोई भी इक्वेशन आप मान सकते हैं, हम यह मान के चलते हैं एक्स स्क्वायर, क्या मान लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस में 4x और प्लस में 3 ये बराबर 0। आप कोई भी इक्वेशन ले सकते हैं और यहाँ पे गुणांक में 1 हो गया तो यहाँ से क्लियरली यह पता चलता है कि a का मान, यहाँ से पता चल गया कितना, यहाँ से पता चलता है कि a का जो मान है वह 1 है, b का जो मान है वह कितना है 4 है और यहाँ पे c का जो मान है वह 3 है। तो ए बी सी का मान तो आपने निकाल लिया, अब अल्फा बीटा का मान निकालिए। तो अल्फा बीटा का मान निकालने के लिए जब इसका फैक्टर तोड़ेंगे ना, फैक्टर गुणनखंड के रूप में, तो यह निकलेगा x प्लस 3 और x माइनस 1। इस प्रकार से इसका x प्लस 1 ये इसका फैक्टर निकलेगा। तो जब इतना फैक्टर बराबर 0 होगा तो यहाँ से जब मूल निकालिएगा तो अल्फा बराबर -3 और बीटा बराबर हो जाएगा -1। आपको पहले अल्फा स्क्वायर बटा बीटा और बीटा स्क्वायर बटा अल्फा इसका मान निकाल लेना है। तो इसका मान आप कैसे निकालिएगा, तो अल्फा स्क्वायर का मतलब हुआ -3 का स्क्वायर बटा में बीटा मतलब -1 ना, प्लस बीटा का होल स्क्वायर यानी कि -1 का होल स्क्वायर और बाटा में अल्फा यानी कि -3। 3 के स्क्वायर करते हैं ना तो यह देता है डियर 9, ये -1 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा डियर -9 प्लस क्या, ये 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और ये -3 यानी कि -1 बट्टा यह कितना देगा 3। अब यहां से बाय 1 करेंगे तो 3 1 का एलसीएम डियर कितना होता है 3, यानी कि यहां पे देखिएगा तो -9 सॉरी ये -9 नहीं होगा बल्कि -9 या 27 और ये हो जाएगा -1, यानी कुल मिलाकर बोले तो -28 बटा में 3। मतलब इसका जो मान आएगा वह कितना आएगा -28 बटा 3। यहां तक तो किसी कोई दिक्कत नहीं, ये बात तो समझ गए होंगे। अल्फा स्क्वायर बटे बीटा तो अल्फा का मान -3 का स्क्वायर 9 बटा -1 यानी कि -9, बीटा स्क्वायर बटे में अल्फा यानी कि -1 का स्क्वायर 1 अब बटा में -3 यानी कि -1 बटा 3, 9 या 27 -27 और ये -1 -28 बटा 3। अब यहां से करना क्या है कि आपको इसका भी मान निकल गया तो ऑप्शन में एबीसी का मान रखिए और जिस मान से -28 बटा 3 आ जाए वही आपका सही जवाब है। तो बटा में क्या आना चाहिए डियर 3 आना चाहिए, कितना आना चाहिए 3, तो 3 आना चाहिए तो इसके बटा में a क्यूब है और a का मान डियर कितना है 1। अब 1 का क्यूब कीजिएगा तो कहियो बटा में 3 नहीं आएगा, ये बराबर नहीं देगा, गलत हो गया ऑप्शन। उसके बाद नीचे में a स्क्वायर और c लिखा हुआ है, a का मान 1 और c का मान 3, a स्क्वायर और c मतलब 3 आ जाएगा नीचे में, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, इसका मान 3। अब इसका मान हो गया 3, चेक करते हैं 3abc का मतलब हुआ 3 गुणे 1 मतलब 3, 3 चौका 12, 12 तिया 36, ये हो गया 36 माइनस बी क्यूब का मतलब 4 चौक 16 चौका 64, तो 36 में से अगर 64 घटाएंगे तो क्या -28 बटा 3 आ जाएगा, बोलेगा कि यस सर आ जाएगा। जब -28 बटा 3 आ गया तो समझ जाइए यही आपका सही जवाब है, आगे चेक करने की कोई जरूरत नहीं।
अगर आप चेक करेंगे तो बाकी सब गलत निकलेगा, मर्जी है तो कर लीजिए ना। बी स्क्वायर माइनस 2ac, बी स्क्वायर मतलब 4, 4 के स्क्वायर 16 माइनस 2ac, तो 2 तिया 6, 16 में से 6 गया 10, तो ऊपर में यहाँ आ जाएगा 10 बटा में ac, ac मतलब 3, नहीं आया गलत। बी स्क्वायर माइनस 2ac फिर 10 आएगा, और सी स्क्वायर मतलब 1, 9, ये नहीं आया गलत हो गया। तो उम्मीद है कि बात समझ में आ गया होगा, किसी प्रकार की दिक्कत ना होगा, ऐसे करके आप बना लेंगे, लेंदी मेथड से नहीं आएंगे। लेकिन ये सब करने का मतलब ये नहीं कि आपको इतना करना पड़ेगा, आप डायरेक्ट मान सकते थे कि अल्फा 3 रहेगा, अल्फा माइनस 3 बीटा माइनस से, समीकरण इस प्रकार से होगा, एबीसी का मान निकाले थे, पुट करते आंसर सेकंडों में ले आते। बहुत आसान विधि है, वो जो किताबी विधि है उससे। नेक्स्ट, अब आइए डियर, देखिए प्रश्न संख्या 95 लिखा गया है कि श्री मित्तल ने 2 इस्पात कारखाने कुल 72 करोड़ रुपए में खरीदे हैं, उनमें से एक भारत में और दूसरा मलेशिया में है। बाद में उन्होंने भारत कारखाने को 16% के लाभ पर बेचा और मलेशियाई कारखाने को 24% के लाभ पर, और फाइनली यह देखा गया यानी कि उन्हें कुल लाभ 19% हुआ, टोटल लाभ 19%। तो बताना है कि भारतीय कारखानों की बिक्री मूल्य कितना है। तो भारतीय कारखानों की बिक्री मूल्य बताने के लिए सबसे पहले तो भारत में जो खर्च किया खरीदने में, कॉस्ट प्राइस, वो बताना पड़ेगा। 72 करोड़ रुपया खर्चा किया किस पर, इंडिया पर और मलेशिया पर, ये इंडिया और एम से मलेशिया। अगर यहाँ पे सीपी की बात करें तो मान लेते कि कॉस्ट रुपया लगाया 100 रुपया, खरीदने में लगाया x करोड़ रुपया इंडिया में लगाता है, खर्च करता है खरीदने में, और 72 माइनस x करोड़ रुपया लगाता है किसमें, मलेशिया में। अब यहां पे देखा जाए तो टोटल जो बेनिफिट होता है इसको 19% होता है। कितना होता है डियर, 19% होता है। और टोटल बेनिफिट 19% होता है, और ये भारत में 100 रुपया लगाया है, 1 करोड़ रुपया, और भारत में इसको बेनिफिट कितना होता है, 16%। तो भारत में डियर इसको बेनिफिट होता है 16%। तो पूछा है कि भारतीय कारखाने का मूल बिक्री क्या है, मतलब 100 रुपया में खरीदा होगा भारत में, यही ना, अब बेच दिया, कितना परसेंट लाभ पर, प्रॉफिट लिया 16% का। तो इसका जो सेलिंग प्राइस होगा वह क्या होगा, x का 16% के लाभ पर बेचना, मतलब 116% पर बेचना, और जो भी आएगा इसका यह क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस आएगा। तो इसके लिए डियर आपको यह पता करना पड़ेगा कि ये जो भारत में कारखाना खरीदा उसका लागत कितना था। इसके लिए काफी लेंदी प्रोसेस में जाएंगे, फिर 72 करोड़ निकालेंगे, 72 करोड़ में से इसका भाग निकालेंगे, लेकिन वैसे करने का जरूरत नहीं है। हम सीधा शॉर्टकट आपको बताते हैं। करते क्या है कि सेलिंग प्राइस अगर 100 रुपया में खरीदा होगा तो 116% लाभ पर बेचेगा, तो कुछ ना कुछ में बेचेगा। तो अगर इसको आप काटिएगा तो 4 के पारा में 29 बार में, 4 के पारा में 25। अब ये x का मान कुछ भी होता, कुछ भी, तो यह कट के पॉइंट कुछ में भी आता, उससे मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ पे कुछ भी आएगा तो इसका मल्टीप्लाई तो 29 से करना ही पड़ेगा, और यहाँ पे जो आंसर आएगा वह 29 से गुना करके आता, यानी कि जो भी आंसर होना चाहिए वह 29 के पहाड़ा में कटना चाहिए। हम ऑप्शन से चेक कर लेंगे। जब ऑप्शन से चेक करेंगे ना तो ऑप्शन डी से शुरुआत करेंगे। 52.2, क्या 52.2 में यदि हम 29 से डिवाइड करेंगे तो यह लग जाएगा या नहीं लग जाएगा, 29 एक कम लगेगा 29, और बच जाएगा डियर 23। 23 पर उतारेंगे 2, दशमलव लगा दिए हैं, तो 23 पर जैसे ही 2 उतारे तो यह हो गया 232। अब यहां पे देखिए 29 से कम 29 लगाया 30, माने 22 या 23, तो 23 पर 2 आ गया, दशमलव लगाया है। अब जैसे ही इस पर आप 2 उतारे तो दशमलव देकर के भाग लगाइए, तो लगभग कै मरतबे लग जाएगा, तो लगभग ये 30 अट्ठे 240, और 29 अट्ठे लगाइएगा तो 9 अट्ठे 72 के 2, देखिए ना, हासिल 7, 8 दूना 16, 7 23, मतलब 8 मरतबे लग जाएगा। मतलब इसमें डिवाइड करेंगे ना 29 से तो यह पक्का 1.8 बार में कट जाएगा। उसी प्रकार से जब हम इसमें डिवाइड करेंगे 29 से तो दशमलव के बाद कटते रहेगा, इसमें भी करेंगे 29 से डिवाइड तो कटते रहेगा, इसमें भी करेंगे तो कटते रहेगा।
तो फाइनली जो पूरा पूरा कटा वो ऑप्शन 4 है, यानी कि सही आंसर ऑप्शन 4 है। 52.2 करोड़ रुपया जो है उसमें वह बिक गया 16% के लाभ पर भारत में। कोई दिक्कत नहीं, किसी को समझ में आ गया होगा। यहाँ पे सीपी निकालने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ 29 के टेबल में आएगा, 29 के टेबल में देख लिया, आंसर करेक्ट आ जाएगा। अब आइए डियर देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 96। प्रश्न संख्या 96 में क्या दिया गया है? तो प्रश्न संख्या 96 में है कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोलाकार ठोस का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। लीजिए 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोला, ये जो अर्धगोला होता है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो संपूर्ण का बात करेगा तो ऊपर वाला ये भी तो निकालना पड़ेगा ना। तो अगर इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें सिर्फ चारों तरफ का, तो डियर वो होता है CS और कर्व सरफेस एरिया होता है 2πr²। टोटल सरफेस एरिया की अगर बात कीजिएगा तो उसमें πr² जुड़ जाएगा, काहे कि ऊपर वाला का भी क्षेत्रफल आयताकार गोलाकार का मतलब वृत्ताकार। तो 2πr² में यदि आप πr² जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 3πr²। अब 3πr² आ गया तो यहाँ पे 3 गुने पाई का मान गुने r का मान रखिए और आंसर आपके सामने है। अब यहां से चेक कर लीजिएगा कि 3 के पहाड़ा में कौन आता है, इसे भी आप आंसर दे सकते हैं। तो 3 के पहाड़ा में 8 है, 1 9 4 13 8 21, 3 के पहाड़ा में आता है। 6 1 7 6 13, 3 के पहाड़ा में नहीं आता है। 2 3 5 5 2 7 1 8, 3 के पहाड़ा में नहीं आएगा। 2 5 7 3 10 2 12 आ जाएगा। अब ये दोनों में टक्कर चलेगा तो इससे बेस्ट है कि निकाल लेते हैं। यहाँ पे 3 गुने 22/7 गुने पाई का मान आ गया, r का मान 14 गुने 14। जब इसको आप हल कीजिएगा तो 7 दूना 14, 22 तिया 66 गुने 14 दूना 28, 8 6 48, शुरुआत में 8 होना चाहिए। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1। इकाई अंक 8 है, कर लेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए डियर अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने 97। प्रश्न संख्या 97 में दिया गया है एक वस्तु पर 15% की छूट और अन्य वस्तु पर मिलने वाला 20% की छूट आपस में क्या है? तो बराबर है, दोनों वस्तु की कीमत बताना है। बस यहाँ पे देखिए 100 रुपया मान लेते हैं एक वस्तु का कीमत है और इस पर जो छूट है वह 15% का है। तो 15% का जो इस पर छूट मिलेगा वह वस्तु Y के 20% छूट के बराबर होगा। 100 से 100 कट जाएगा, 5 के पहाड़ा में 3, 5 चौका 20, 100 और Y है तो 100 अनुपात Y लिखेगा, 3 और 4 आया है तो 4 और 3 लिखिएगा। अब यहाँ पे जो भी मान होगा x का मान जो होगा वह 4 के टेबल में आना चाहिए। तो 4 के टेबल में 80 80 आएगा, ये सब नहीं आएगा तो ये गलत हो गया। और y का मान 3, यानी कि 3 के टेबल में y का मान आना चाहिए, तो ये 60 आ जाएगा। तो करेक्ट ये हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। उम्मीद है बात समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत ना होगा। अब चलिए डियर अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 98 में क्या दिया गया है? 20% प्रति वर्ष पर 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और ब्याज पर एक धनराशि गिरवी रखने पर रुपया 482 अधिक आएंगे। अगर ब्याज 6 माही दे से प्रति वर्ष दे हो तो मूल रकम कितना था? मतलब यहाँ पे मूल रकम बताना है प्रिंसिपल। तो यहाँ पे बात करिए तो पहले रेट कितना है डियर? 20% का। टाइमिंग यहाँ पे कितना है? 2 वर्ष, ठीक है, 20% पर ईयर। उसके बाद ब्याज लगाता है 2 साल के लिए, लेकिन यहाँ पे रेट कितना है? 20% पर ईयर। और यहाँ पे टाइम कितना है? 2 वर्ष। लेकिन यहाँ पे जो ब्याज मिलेगा वह मिलेगा 6 माही। ब्याज कितना मिलेगा? तो डियर ब्याज मिलेगा 6 माही। हेलो हेलो, हाँ बोलिए। प्रणाम प्रणाम सर, मैं रंजीत कुमार मधुबनी जिला से हूँ। जी बोलिए रंजीत। जी सर, आपसे बोले ना ग्रुप में जुड़ने के लिए, उसमें क्या फीस वगैरह है? कैसे अपडेट करेंगे, कैसे जुड़ेंगे? आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके एप्लीकेशन पे पेमेंट कर सकते हैं, ठीक ना? एप्लीकेशन ये रवि का पास आउट वो एप्लीकेशन। हाँ वो एप्लीकेशन, और आप चाहे तो डायरेक्ट फोन पे ही पेमेंट करके अपना जीमेल मोबाइल नंबर भेज देंगे, यहाँ से भी आप कोर्स में ज्वाइन हो सकते हैं, या खुद से भी आप पेमेंट करके ज्वाइन हो सकते हैं। तो मतलब कितना पेमेंट करना पड़ेगा? पेमेंट अगर 18 तारीख तक आप कोर्स में ज्वाइन होते हैं ना तो 250 रुपये आपको पेमेंट करना पड़ेगा। 250 हाँ, 450 रुपया फी था, लेकिन ये 15 अगस्त के सुबह से इसका फी कम हो गया, ठीक ना? आज सुबह 9 बजे से बैच है, सुबह 8 बजे से। तो आप रिकॉर्डिंग क्लास देख लेंगे, जो क्लास आपका छूट जाएगा ना सभी का सभी क्लास वहाँ पे रिकॉर्डिंग रहता है, वहाँ से आप कर सकते हैं रिकॉर्डिंग क्लास। ओके।
लेकिन यहाँ पे बात है ना कि यहाँ पे ब्याज जो है 6 माही दिया गया है। यहाँ पे ब्याज क्या लगेगा? 6 माही। तो ब्याज 6 माही का क्या मतलब है? ब्याज 6 माही का यह मतलब है कि रेट अगर 20% है 1 साल का, तो 6 महीना के लिए रेट जो मिलेगा वह 10% का होता है। टाइम अगर 2 साल है तो 6 महीना पर ब्याज मिलेगा, यानी कि 4 बार यहाँ पे ब्याज मिलता। बस यहाँ पे आपको निकालना है इफेक्टिव रेट। अगर आपने सीआई का वीडियो मेरा देखा होगा तो इफेक्टिव रेट के बारे में हम बताए हैं। अब 1 साल में 20% मिलता है तो 2 साल में कुल मिलाकर सीआई कितना परसेंट ब्याज मिलेगा? तो यहाँ पे जो इफेक्टिव रेट होगा वह 20 + 20 इंटू 20 × 20 बटा में 100। 2 साल के लिए ये फॉर्मूला होता है। ये हो जाएगा डियर 40 प्लस में डबल जीरो काट के ये 4 आएगा, मतलब यहाँ पे मिलेगा 44% सीआई। और यहाँ पे ब्याज की बात करें तो 4 बार ब्याज मिलेगा 10% करके। तो 2 साल के लिए ब्याज कितना मिलेगा? 4 बार। तो 2 साल के लिए ऐसे तो 40% हो जाएगा साधारण ब्याज, लेकिन यहाँ पे सीआई निकालना है। तो करना क्या है कि पहले 6 महीना के लिए 2 बार के लिए ब्याज निकालिएगा। तो 6 महीना के लिए यानी कि 1 साल के लिए ब्याज निकालिएगा। 1 साल का इफेक्टिव रेट, 1 साल का इफेक्टिव रेट हो जाएगा 10 + 10 + 10 × 10 डिवाइड 100। 10 और 10 20 और 1 21%। 1 साल का यहाँ पे 21% ब्याज मिलेगा। तो 2 साल के लिए जब निकालिएगा ना, 2 साल के लिए इफेक्टिव रेट, तो यह निकल के आएगा 21 + 21 + 21 × 21 बटा में 100। यहाँ पे 21 है 21 42 + 4.41%, यानी कि 46.41%। यहाँ पे बोला गया है कि 482 अधिक मिलता है। कितना अधिक मिलता है डियर? 482। तो अधिक मिले या कम मिले, वह जो होता है ब्याज का अंतर होता है। तो यहाँ पे ब्याज मिलेगा 44% और यहाँ पे मिलेगा 46.41%। दोनों के बीच का जब अंतर आप निकालेगा तो 2.41% निकलेगा। और इसका वैल्यू दिया गया है कितना? 482। और आपको निकालना है क्या? आपको निकालना है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल जो भी होगा अपने आप में कितना होगा डियर? 100%। यानी कि 482 में आप डिवाइड कर देंगे 2.41 से, पॉइंट हटा के ऊपर 10 देंगे, 100% से मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक ना। जैसे ही आप इतना करेंगे तो परसेंट से परसेंट तो ऐसे ही गायब हो जाएगा। उसके बाद 241 के पारा में ये 2 बार में कटेगा, मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 2 पर कितना जीरो, 1 मिनट, यहाँ पे डबल जीरो आएगा क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक है तो ऊपर में 2 जीरो हो जाएगा। जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यह निकल के आएगा 20,000। करेक्ट आंसर ऑप्शन 2। उम्मीद है बात समझ में आ गया होगा, किसी प्रकार की दिक्कत ना होगा। अब चलिए डियर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न 99 ये रहा आपके सामने। लिखा गया है यदि ए वृत्त के चतुर्थ पाद में है और cos a = 5/13 है तो बताना है 13 sin a प्लस में 5 sec a बटा में 5 tan a आप प्लस में 6 cos a के इसका मान। यहाँ जो पाद का बात किया गया है तो पाद का मतलब गलत ना समझे, ये क्वाड्रेंट लिखा गया है। तो क्वाड्रेंट जो होता है वह 4 क्वाड्रेंट होता है। ये उसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको सेकेंड क्वाड्रेंट, इसको थर्ड क्वाड्रेंट और इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, यहाँ पे ऑल पॉजिटिव होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक ये होता है पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot होता है पॉजिटिव, इसमें होता है tan और cot पॉजिटिव। और चतुर्थ क्वाड्रेंट में होता है sec और cos पॉजिटिव। बाकी इसके अलावा जो भी आ जाएगा किसी भी क्वाड्रेंट में वो सब नेगेटिव में आ जाएगा। इतना बात यदि समझ गए तो लिखा गया है कि cos a = 5/13 है। cos a बराबर कितना? 5/13। सबको पता है कि cos a बोले या cos थीटा बोले, cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है। मतलब a आपका आधार हो गया और ये आपका कर्ण हो गया। और यहाँ से आप निकाल लेंगे क्या? लंब। तो सबको पता है कि लंब बराबर √अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर करेंगे 169, 13 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, घटाएंगे 144। जब √अंडर 144 होगा ना, इसका मतलब निकल के आएगा 12। यानी कि फाइनली बोल सकते हैं कि लंब आ गया 12।
और ऐसे भी आप जानते हैं कि 5 13 तो 1 12 होगा। अब आपको चाहिए 13 साइन ए, मतलब आप पहले साइन ए का मान निकालिए। तो साइन ए साइन थीटा बराबर होता है डियर लंब बटे कर्ण। तो लंब यहाँ पे आ गया 12 और कर्ण हो गया 13। और ये जो है सब साइन ए, मतलब ए जो है चतुर्थ क्वाड्रेंट में है, और चतुर्थ में खाली सेक का कॉस होगा प्लस में, बाकी सब माइनस में। यहाँ पे साइन है ना आया, इसका मतलब यह माइनस में आ जाएगा। उसके बाद आपको निकालना क्या है, सेक ए, 5 सेक ए का मान निकालने, फिर 5 सेक ए निकाल लीजिएगा, सेक ए। तो सेक ए बराबर सबको पता है कि कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण, इसका जस्ट उल्टा सेक होता है कर्ण बटा आधार। उल्टा कर देंगे तो यह निकल के आएगा 13/5, और यह चतुर्थ क्वाड्रेंट में है, यह प्लस का प्लस में ही रह जाएगा क्योंकि वो है चतुर्थ क्वाड्रेंट में। नेक्स्ट की बात करें तो tan निकालना है। तो tan ए बराबर क्या हो जाएगा, तो सबको पता है कि tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब यहाँ पे 12 है और आधार 5 है, सॉरी यहाँ पे हाँ लंब 12 है, आधार कितना है 5 है, और ये चतुर्थ क्वाड्रेंट में नहीं है तो माइनस में आ जाएगा, तो माइनस। उसके बाद निकालना है कौशिक। सबको पता है कि जो कौशिक का मान होता है ना वह साइन का उल्टा होता है। -12/13 है ना, ये हो जाएगा -13/12। जब इतना मान आप निकाल लीजिएगा तो वहां पे मान बैठा दीजिए। जब यहाँ पे सभी मान को आपस में बैठाएंगे तो यह कितना हो जाएगा, 13 गुने साइन ए। तो साइन ए का मतलब -12/13, तो गुने -12 जब 13 करेंगे ना तो ये 13 से 13 गायब, और प्लस में 5 इंटू सेक ए। सेक ए मतलब 13/5, ये ऐसे कट जाएगा। -12 और +13 कुल मिलाकर के बोले तो यहाँ पे बचेगा 1 और बटा 5 tan ए। तो 5 यहाँ गुना कर दीजिए, 5 से 5 कट गया तो -12। उसके बाद है 6 cos, तो गुने 6 तो 6 दूना 12, यानी कि -13/2 देगा। यहाँ पे यह देगा डियर आपको -13/2, ये लिख दिए 13/2। अब ये बाई 1 करेंगे, 2 एक कैल्शियम 2 होता है, ये -24 हो जाएगा और ये -13 हो जाएगा। 24 और 13 -37/2 हो जाएगा, और ये जाके क्या हो जाएगा तो पलट जाएगा। जब ये पलट जाएगा तो -2/37 देगा, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, त्रिकोणमितीय थोड़ा कैलकुलेटिव होगा ही। अब डियर बढ़ते हैं लास्ट प्रश्न की तरफ, और लास्ट प्रश्न ये रहा आपके सामने, आपके प्रैक्टिस सेट 8 का। लिखा गया है कि 2 आदमी, जिनमें से एक आदमी 5 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से, दूसरा आदमी 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक साथ एक निश्चित गंतव्य स्थान की ओर चलना शुरू करता है। बाद वाला आदमी पहले वाले से 1 घंटा पहले पहुंच जाता है, तो दूरी बताना है। दूरी जो भी होगा अपने आप में कांस्टेंट होगा, एक ही दूरी तो है, और 1 घंटा पहले पहुंच जाता है मतलब दोनों के समय के बीच में जो अंतर होगा वह 1 का होगा। तो सबको पता है कि समय बराबर जो होता है डिस्टेंस बटा में चाल। तो डिस्टेंस तो सबके लिए सेम रहेगा। तो पहला का डिस्टेंस d है, और वह चलता कितना के स्पीड से है, 5 के स्पीड से, तो d/5 यह इतना समय लेगा। अगला जो है यही डिस्टेंस को 8 के स्पीड से चलता है, यह इतना समय लेगा, और 1 घंटा पहले पहुंचता है, इसका मतलब ये दोनों के बीच में 1 घंटा का अंतर है, ये लिख दिया। अब ये d जो है सो किलोमीटर में लिखे, तब नहीं किलोमीटर प्रति घंटा में रहेगा, तो ये घंटा में आएगा। 5 और 8 का सबको एलसीएम पता है 40 होगा। यहाँ पे 8d और 5d कुल मिला के बोले तो 3d बराबर 1, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3d बराबर 40, और यहाँ से d का मान आ जाएगा 40/3। 40 में अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 के पहाड़ा में 3 एकम 3, फिर 3 तिहाई 9, और फिर बच जाएगा 1 0, 3 तिहाई 9, और इस प्रकार से लगते रहेगा। तो डिवाइड करेंगे तो डिस्टेंस आ गया 13.33 किलोमीटर, यानी कि जो डिस्टेंस है उस गंतव्य स्थान का वह 13.33 किलोमीटर है। तो डियर कोई दिक्कत ना होगा, उम्मीद है कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो यार आज के लिए इस प्रैक्टिस सेट में इतना है, क्योंकि इतना ही प्रश्न है। कल फिर जुड़िए प्रैक्टिस सेट 9 में, और लगातार मेरे साथ प्रैक्टिस सेट करते रहिए, मजा आएगा और आपको 10 में 10 नंबर भी आएगा। साथ में आपको सुबह सर भी साइंस पढ़ाएंगे, तो वही प्रैक्टिस सेट आप करते रहिए।
क्योंकि अब आपके पास समय अधिक नहीं है। यहाँ से मैं गारंटी देता हूँ कि मैथ में 10 का 10 नंबर मैं आपको दिला दूंगा, और साइंस में जो 30 नंबर का प्रश्न आएगा वो सर जी आपको दिला देंगे। कुछ आप रट्टा मार लेंगे और इसी से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अंतिम तक जुड़े रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद। एक बार आप अपने भाई को भी सपोर्ट कीजिए, यानी कि लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। थैंक यू।